बहू होगी मायके की। अच्छा तो बताओ, आप में से बड़े होकर कौन क्या क्या बनना चाहता है? टीचर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और बीमारों की सेवा करना चाहती हूँ। अरे वाह पिंकी, वेरी गुड। हारिया, तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहती हो? टीचर, मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर आपकी तरह टीचर बनूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी और उन्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। वाह रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। अंजलि, तुम बताओ बेटा, तुम क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? टीचर, मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर एक अच्छी बहू बनूं। क्या क्या बनना चाहती हो तुम? मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी बहू बनूं। सब हंसने लगते हैं। आपको भी अजीब लगा ना अंजलि के सपने को सुनकर? अरे भाई, किसी को भी लगेगा ही। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये तो हम सब बनना ही चाहते हैं, लेकिन बड़े होकर अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, इसका क्या मतलब होता है? लेकिन हमारी अंजलि गुप्ता का तो यही सपना रहा है बचपन से। जहाँ बाकी लड़कियां कंप्यूटर सीखने जाती थी, वहीं हमारी अंजलि जी सिलाई सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी। अरे सिलाई आजकल कौन सीखता है बेटा? आजकल तो लड़कियां चांद पर पहुंच गई है। तो ये सब छोड़ और कंप्यूटर सीखने पर ध्यान दे। देख, तेरी सारी सहेलियां वही कर रही हैं। नहीं मम्मी, मुझे एक अच्छी बहू बनना है, पार्वती की तरह। जिस तरह वो सर्वगुण संपन्न है, उसी तरह मुझे भी अपने ससुराल के लिए सर्वगुण संपन्न बहू बनना है, जिससे मैं आपका नाम ऊंचा कर पाऊं। अरे ऐसे तो मेरा नाम डुबो कर रहेगी। ऐसे कुछ नहीं होने वाला बेटा। हे भगवान, कैसे समझाऊं इस लड़की को। अंजलि बचपन से ही खाना बनाना, सिलाई बुनाई करना, पूजा पाठ करना, घर के काम करना, इन सब में रुचि रखती थी। जहाँ लड़कियां मायके में बेटी बन के राज करती हैं, हमारी अंजलि अपने मायके में भी बहू बनकर रहती थी। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही वक्त पर उठने का। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? अरे क्या बताओ, मेरी बेटी को देख, सुबह 9 बजे उठती है, ना कपड़े पहनने का ढंग है, जींस पहनकर घूमती रहती है सारा दिन। तो कितनी खुशकिस्मत है कि तेरी बेटी बेटी की तरह रहती है तेरे साथ। एक मेरी अंजलि है, बहू बनकर रहती है इस घर में। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं, आप अपनी बहू पर इतना अत्याचार क्यों करती है? अब उन्हें कौन समझाए कि मेरी तो बस एक ही बेटी है। वो जल्दी उठ जाती है, घर का सारा काम खुद करती है, जहां देखो पूजा पाठ में लगी रहती है, सारा दिन रसोई में पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। खाक अच्छी बात है। एक लड़की है हमारी, हमने सोचा था इसे बेटे की तरह पालेंगे, तो ये तो खुद बहू बनकर रह गई है। ना पढ़ाई में मन लगता है इसका, ना नौकरी में। इसे तो बस बहू बनना है, एक आदर्श अच्छी बहू। ओहो, फिर तो अच्छा है मेरी वाली नॉर्मल है। चलो, कविता का रोना कोई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब जल्द ही अंजलि का सपना पूरा होने वाला था, क्योंकि उसके पिता के पास एक अच्छा रिश्ता आया था उसके लिए। अब एक बार अंजलि से पूछ लेना चाहिए कि वो अभी शादी के लिए तैयार है कि नहीं। अरे तैयार तो वो तब से जब से पैदा हुई थी जी। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन उससे 5 तरह की साड़ियां पहनना आता है। हम उसके माता पिता हैं, फिर भी हमारे पांव छूती रहती है। खाने में तो पूछिए मत, उसने क्या क्या कांड किए हुए हैं। बस मैं समझ गया, वो तैयार है शादी के लिए। अरे अभी से तैयार हो गई है, वो देखिए साड़ी पहनकर आ भी गई। पिताजी, जल। मुझे लगता है मैं आज ही लड़के वालों को बुला लेता हूँ। हाँ, अंजलि का बस चले ना तो आज ही उस घर की बहू बन जाए वो तो। मैं लड़की वालों के लिए समोसे और नाश्ता बना देती हूँ पिताजी। अरे ये इस तरह क्यों शर्मा रही है? अच्छी बहू के लक्षण होते ना ये, आपकी बेटी के हिसाब से। इसको पैदा करते वक्त क्या देख रही थी तुम? कहानी हर घर की। हाँ, बस उसी का असर है ये। वैसे किसी के घर लड़के वाले आते हैं तो लड़की को सजाया जाता है, उसे कहा जाता है कि शर्मा कर रहना, चाय नाश्ता लेकर आना, धीरे से बात करना। लेकिन हमारी अंजलि तो पहले से ही अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग ले चुकी थी। उल्टा उसकी माँ को कहना पड़ रहा था कि थोड़ा सा चेहरा तो ऊपर कर। अरे बेटा, आजकल कोई भी लड़की ऐसे नहीं शर्माती। आजकल सब कुछ मॉडर्न हो गया है। मम्मी, शर्म तो लड़की का गहना होता है, हमें हमेशा गर्दन को नीचे रखकर बात करनी चाहिए। अरे इतनी भी गर्दन नीचे करने की जरूरत नहीं है कि तेरा चेहरा ही ना दिखे। और ये क्या है, इतना सब क्यों बनाया? ये समोसे, कचौरी, लड्डू, छोले भटूरे, अरे 56 भोग लगाना है क्या? वो हमारे घर पहली बार आ रहा है ना, तो मेहमान के लिए इतना सब तो बनता ही है।
देख अंजलि, आजकल ये सब नहीं होता। आजकल तो लड़का लड़की ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, इसीलिए उस वक्त लड़के से अच्छे से बात करना, समझी? नहीं, मुझे शर्म आती है। मेरे लिए तो आपकी रजामंदी ही काफी है। अरे कविता, लड़के वाले आ गए। शर्मिला टैगोर से भी ज्यादा शर्माती है ये लड़की, पागल। प्रकाश और कविता लड़के वालों का स्वागत करते हैं और उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन काफी वक्त बाद भी अंजलि अभी तक बाहर नहीं आ रही थी। अभी तक अंजलि आई नहीं? हाँ, वो जरा शर्मा रही होगी, मैं लेकर आती हूँ उसे। अच्छा ठीक है। अंजलि, अंजलि, ये लीजिए आ गई। आजा, मैं कह रही थी ना जरा शर्मा रही थी। अरे बेटा जरा यहाँ आकर बैठो। जी। ये तो कुछ ज्यादा ही शर्माती है। दीपक, जाओ तुम दोनों अकेले में बात कर लो। जी, अकेले में? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या बेटा? अरे नहीं, इसमें दिक्कत क्या होगी। अंजलि, जा बेटा, जाकर बात कर ले दीपक से। हाँ? अरे अब उठ भी जा। वो क्या है ना, जरा घबरा रही है। अंजलि और दीपक बात करके आते हैं और दोनों परिवारों को भी ये रिश्ता अच्छा लगता है। अंजलि और दीपक की शादी तय हो जाती है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का हमारी अंजलि बचपन से इंतजार कर रही थी। पिताजी, मम्मी, आप लोग अपना ध्यान रखना। अब मैं तो पराई हो गई, आपकी बेटी नहीं रही। तू मायके की थी ही कब बेटा? तू यहाँ भी बहू बनकर ही रहती थी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना बहू का धर्म बड़ी ही ईमानदारी से निभाऊंगी। सबका पूरा ध्यान रखूंगी अपने ससुराल में। अरे बस इसी बात का तो डर है। अब मेरा धर्म ससुराल की तरफ होगा, इसलिए आप लोग मुझे ज्यादा मिस मत करिएगा। अरे नहीं, हम क्यों याद करने लगे, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ। पिताजी। बस बेटा बस, अब विदाई का मुहूर्त हो रहा है ना, बाकी की बातें चिट्ठी में लिख देना। आप जाओ। हाँ हाँ, जाओ बेटा। अंजलि, जी लो अपना सपना, बन जाओ अच्छी बहू। चले अंजलि। समधन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसे बहू बनाकर नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। लेकिन ये फिर भी बहू ही बनकर रहेगी। कोशिश करके देख लीजिए। क्या? कुछ नहीं, मुहूर्त हो रहा है ना विदाई का। चलिए। अंजलि की विदाई हो जाती है और अब वो बन गई थी अरोरा परिवार की बहू। अब बहू बनने के बाद वो कैसे अपना धर्म और कर्म निभाती है, चलिए देखते हैं। सुबह के 4 बजे हैं। अरोरा परिवार का घर। आरती पानी लेने के लिए आधी नींद में उठी है। हाँ? ये कौन है जो आधी रात में हाथ में दिया लिए घूम रही है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? मम्मी को बताती हूँ। मम्मी, अरे क्या हुआ, इतनी रात को क्यों उठा रही है मुझे? मम्मी, मैं अभी पानी लेने बाहर गई थी, वहाँ कोई साड़ी पहने हाथ में दिया लिए कोई औरत घूम रही है। क्या? कौन है? अरे मुझे क्या पता मम्मी, देखो ना। तभी बाहर से घंटी की आवाज आने लगती है। ये आवाज कैसी है? देखो सब लोग उठ गए। और ये आवाज कैसी है इतनी रात को? चलो सब लोग साथ चलकर देखते हैं। घंटी की आवाज से घर के सब लोग बाहर आ जाते हैं और जब पास जाकर देखते हैं तो वहां और कोई नहीं, अंजलि हाथ में दिया लिए आरती कर रही थी। अंजलि, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? प्रणाम दीदी, प्रणाम पापा जी, प्रणाम माँ जी, प्रणाम जी। अरे बस, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे माँ जी, रात नहीं है, सुबह के 4 बज रहे हैं, इसलिए मैं एक अच्छी बहू की तरह घर में आरती कर रही हूँ, जिससे घर में बरकत आए। अंजलि, हम कल शादी से 2 बजे आए हैं और तुम सुबह 4 बजे उठकर ये सब कर रही हो। अभी जाकर सो जाओ प्लीज, हमारे घर सब लोग 8 बजे उठते हैं। क्या 8 बजे? नहीं, एक अच्छी बहू का फर्ज है कि वो परिवार की सेहत का ध्यान रखे, इसलिए आज से मैं आप सबको सुबह 5 बजे ही उठा दिया करूंगी। क्या? सुबह 5 बजे? हाँ जी, चलिए आप सब लोग नहा लीजिए, उसके बाद हम आरती करेंगे। चलिए। माँ, ये तो कुछ ज्यादा ही आदर्श बहू निकली, अब क्या होगा आपका? पता नहीं। अंजलि ने आते ही सबको 5 बजे सुबह उठा दिया और उसके बाद सबके लिए चाय की कप लेकर आ गई। ये लीजिए माँ जी। लाओ भाई, सुबह अदरक वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ये चाय की कप जरूर है,
लेकिन इसमें अदरक वाली चाय नहीं बल्कि अदरक वाला काढ़ा है। ये क्या है? ये तो बहुत ही कड़वा। अरे पापा जी, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक अच्छी बहू अपने परिवार का ध्यान रखती है, जैसे मैं रखने वाली हूँ आप सबका। मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें आदर्श बहू नहीं बल्कि थोड़ी बिगड़ैल बहू लानी चाहिए थी। बेटा, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो अपने ससुराल की याद आने लगी है। अंजलि का आदर्श बहू बनने का सपना अब जाकर पूरा हो रहा था, जिसे उसे तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन बाकी सबके लिए शायद ये सजा बनता जा रहा था। नहीं नहीं मम्मी, मुझे अपने ससुराल की बड़ी याद आ रही है, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जा बेटा, इसकी सेवा से तो मैं खुद बौखला गई हूँ। थोड़े दिन रुक जा बस। अरे माँ, ये आपकी आदर्श बहू सुबह सुबह उठा देती है, उसके बाद नहाने को बोलती है, पूजा करवाती है, काढ़ा पीने को देती है, कसरत भी करवाती है। नहीं 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 नहीं, अभी पता नहीं नाश्ते में क्या ही देने वाली होगी। मम्मा प्लीज मुझे जाने दो। देख, तू अंजलि को छोड़, लेकिन अपनी माँ की बात को मान प्लीज। दीदी, आप मेरी वजह से घर छोड़कर जा रही हैं? नहीं दीदी नहीं, आप मुझ पर ये पाप मत चढ़ाइए प्लीज दीदी। अरे अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम। नहीं दीदी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। आप अगर यूं गुस्सा होकर चलेगी तो मुझे पाप लगेगा दीदी, पाप। मैं इस पाप को कभी धो नहीं पाऊंगी दीदी, प्लीज रुक जाइए प्लीज। अरे माँ, कौन ऐसे ये क्या करी है? मेरे पैरों पर गिर पड़ी है। आस पास वाले मुझे विलन समझेंगे कि मैं नई दुल्हन पर अत्याचार कर रही हूँ। मम्मी बोलो ना ऐसे कुछ। अरे अंजलि बेटा उठो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ जी, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए दीदी मुझसे नाराज होकर अपने ससुराल वापस जा रही है। नहीं 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 दीदी, मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी तब तक जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती। आप कहेंगी तो मैं आपके सामने नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ। अरे माँ, क्या कर रही है ये? अरे क्या चल रहा है यहाँ? सारे पड़ोसी कह रहे हैं कि हम नई दुल्हन पर अत्याचार कर रहे हैं। आरती, क्यों कर रही हो ऐसे? अरे मैं तो बस अपने मायके जा रही थी पापा, और ये अंजलि की। नहीं दीदी नहीं, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। आप नहीं जा सकती। हाँ, नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, बस अब पैर छोड़ दो मेरा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है दीदी, और अगर मुझसे। अरे कुछ ही नहीं हुआ मेरी माँ, तुमसे कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ प्लीज। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। मम्मी, ये क्या आफत ला दी आपने? अरे मुझे क्या पता था कि अंजलि के रूप में पार्वती निकलेगी। आदर्श बहू अंजलि अपने ससुराल वालों का बेहद ही अच्छे से ख्याल रख रही है, उसके हिसाब से। बाकी आप खुद समझ लीजिए कि उसके ससुराल वालों की क्या हालत होगी। ये क्या है बहू? कचौरी, समोसे, आलू के पराठे, बूंदी रायता, 4 और पकवान। ये सब नाश्ता है माँ जी। लेकिन तुमने इतना सब क्यों बनाया? माँ जी, मैं एक आदर्श बहू हूँ ना, तो मेरा फर्ज है कि मैं आप सबको अच्छा खाना खिलाऊं। इसलिए मैंने आप सबके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाया है, और आपको सबको सब कुछ खाना है। इतना सब खाना है? हाँ, सबको सब कुछ खाना है, और आज मैं सबको अपने हाथों से परोसूंगी। लेकिन बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। चलिए चलिए खाइए। दीदी आप भी लीजिए, ये लीजिए माँ जी, 2 कचौरियां तो आपको खानी ही पड़ेगी, और समोसे भी। पापा जी आप तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लीजिए ना। अंजलि सबको बार बार परोसती जा रही थी खाना, और अब तो सब पेट पकड़कर बैठ गए। बस बस, मुझसे बहुत नहीं खाया जाएगा। मुझे रात तक अब खाना देखना नहीं चाहिए। मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा है। अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मीठे में हलवा बाकी है। और सब लोग भाग जाते हैं। अंजलि की खातिरदारी से अब सब लोग बड़े ही परेशान हो चुके थे, इसलिए साधना अब सोच रही थी कि अंजलि को कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे वो ये सब करना छोड़ दे। आ रही है माँ, वो आ रही है, शुरू हो जाओ। हाँ आरती, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो ठीक ठाक बहुएं हो, ना कि आदर्श बहू हो जो बस सिंपल सा खाना बनाए, 8 बजे उठे और सारा दिन ना मेरे आगे पीछे ना घूमे। क्या बात कर रही है माँ, आपको ऐसी लड़कियां पसंद है? मुझे तो पता ही नहीं था। पर हमारी अंजलि तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी होती ना तो मुझे सच में ज्यादा पसंद आती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम तो भगवान से बस प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ऐसी बन जाए जो 8 बजे उठे, सारा दिन साड़ी पहनकर ना बैठी रहे और ज्यादा पकवान भी ना बनाती फिरे, है ना?
देख, अब उसने सुन लिया ना, अब वो ऐसी बहू बन के रहेगी जो उसकी सास को पसंद आए, देख लेना तुम। वाह माँ, क्या आइडिया निकाला आपने। अब अंजलि वैसी बहू बनने की कोशिश करेगी। साधना और आरती ने पात्र आजमाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था उनका ये पात्र उन पर ही भारी पड़ने वाला है। अगले दिन से अंजलि अब उनके पैरों से ही दूर नहीं हो रही थी। अरे बहू मेरे पैर छोड़, 2 घंटे से पकड़े हुए है, तूने दर्द करने लगा है, मुझे बाथरूम जाना है। नहीं माँ जी, मैं आपकी और भी ज्यादा सेवा करूंगी अब, जिससे मैं आपको पसंद आने लगूं। मैं आपके चरण नहीं छोड़ने वाली जब तक आप मुझे पसंद नहीं कर लेती। मैं एक आदर्श बहू बनना चाहती हूँ। अरे बहू होगी अपने मायके की, मुझे माफ कर दे और मुझे जाने दे, बाथरूम जाना है। ये कहानी शुरू होती है गीत के ससुराल से। गीत के माता पिता बचपन से ही टीवी सीरियल्स के बड़े शौकीन थे। इस सीरियल का नाम तो आपने सुना ही होगा, गीत हुई पराई। इसलिए जिस दिन उन्हें अपनी पहली संतान हुई, उन्होंने उसका नाम गीत ही रख दिया। पर बेचारी गीत जिस दिन से पराई हुई, उसके खुद की जिंदगी टीवी सीरियल बन गई। शादी होकर गीत अपने ससुराल आती है। दरवाजे पर खड़ी हुई गीत एक ही पल में अपने सारे सपने पूरे होते हुए देख रही थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक जैसे पति तो मिल गए हैं। अब मेरे ससुराल वाले हम आपके हैं कौन मूवी के ससुराल वालों की तरह निकल जाए तो लाइफ सेट है। ये सोचती हुई गीत अपने पति का हाथ पकड़ती है और सामने रखे कलश पर पैर मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती है। ये क्या तरीका है? मुझसे पूछा तुमने इतने लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ने से पहले? सब क्या सोचेंगे? कायदा है कि नहीं कुछ? हाथ हटाओ। और ये बायां पैर कैसे आगे बढ़ा रही हो? दाहिने पैर से कलश को गिराओ। बताओ, ये भी नहीं सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? क्या? अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी गीत ने जब अपने पति के मुंह से ये सब सुना होगा तो उस पर क्या बीती होगी, ये तो आप समझ सकते हैं। गीत का मन टूट जाता है, पर अब वो पीछे हट भी तो नहीं सकती थी। शादी जो हो गई थी उसकी, अब ये रिश्ता तो उसे निभाना ही था। दाएं पैर से कलश को गिराकर गीत आगे बढ़ती है और अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखते ही उसकी ननद उसके पास जाकर कहती है, अरे भाभी, ये क्या? गृह प्रवेश करते ही आप आकर सोफे पर बैठ गई? अच्छा लगता है क्या? गांव से कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, क्या सोचेंगे कि कमला बहू लेकर आई है या पेड़ का पत्ता जो कभी यहाँ गिर जा रहा है तो कभी वहां ऐसे सोफे पर धंस रहा है। ये अच्छा नहीं लगता। अपने कदम चलाते रखिए, अभी इन सारे मेहमानों के पैर छूने आपको, और फिर बहुत सारी और भी रस्में बाकी है। चला ही लीजिए पैर छोटी बहू, इससे शुगर भी नहीं होगा। जिस हिसाब से कड़वाहट मिल रही है मुझे, यहाँ शुगर तो ऐसे भी नहीं होने वाला है चिमकनी। गीत की पूरी रात मेहमानों से जान पहचान करने और आशीर्वाद लेने में ही निकल जाती है। देखिए, बताइए तो पता भी नहीं चला और भोर के 5 बज गए। अब हम सब निकलते हैं भैरव। ऐसे कैसे? बहू के हाथ का कुछ खाकर तो जाओ, वरना गांव वाले क्या बोलेंगे कि हमारे गांव से हमने प्रमोद को भेजा, वो भी बिना बहू के हाथ का खाना खाए वापस आ गया। बैठिए ना अंकल जी, आपकी ट्रेन नहीं छूटने दूंगी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। पूरे दिन की थकी हारी गीत को बिना आराम किए ही किचन में जाना पड़ता है और वो मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान वापस लौट जाते हैं और सुबह के 7 बजे गीत फ्री होकर अपने कमरे में आराम करने जाती है। इस बात को 2 घंटे भी नहीं होते कि बाहर हॉल से बातें करने की आवाज अंदर कमरे में आने लगती है। बहू को इतनी देर सोने को दे रही हो कमला, माना तुम मन की सीधी है, पर इतनी भी छूट सही नहीं। अब ये तो अपनी खुद की समझ होती है ना विमला, कि यह ससुराल है मायका नहीं। ऊपर से अभी अभी शादी हुई है, घर में लोग हैं। पर नहीं, आजकल की लड़कियां तो फूल कुमारी होती है, 2 काम किया नहीं कि थक कर चूर हो जाती हैं। अब कोई उठने को तैयार नहीं होगा तो कैसे जाकर मैं उसे उठा दूंगी? बताओ, 2 घंटे भी नहीं सोए क्या आदमी? एक बार भी नहीं सोचा मम्मी जी ने, और सीधा चुगली करने लग गई मेरी। सोचा था ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ जिठानी नहीं होगी, पर यहाँ तो हर तीसरा आदमी मेरी जिठानी बना बैठा है। फौरन तैयार होकर गीत सीधा रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारियां करने लगती है। खाना बनाकर गीत सभी को परोस रही थी कि उसके सर से पल्लू सरक जाता है, जिसे देखते ही गले को खराशता हुआ शैलेश उसे इशारा करता है। जरा भी कायदा नहीं है, ऐसे कसम से। कुछ देर बाद शैलेश के साथ साथ भैरव भी काम के लिए निकल जाता है। फिर प्रिया किचन में जाकर अपनी भाभी से कहती है,
ओहो ओह माय गॉड, ये क्या झोंक लगाया आपने भाभी। पूरे घर में सभी छीके जा रहे। और ये क्या ऐसे बनती है क्या रोटियां? मैं तो देखकर बता सकती हूँ आपकी कोई भी रोटी फूली नहीं होगी। जो रोटियां फूली नहीं होती ना, वो कितनी भारी होती है पेट के लिए, पता भी है आपको। अब ऐसी रोटी को हम खाएंगे और बेकार में हमारी चर्बी बढ़ जाएगी। सॉरी दीदी। अरे मुझे क्या सॉरी बोल रही हो? सॉरी बोलना है तो मम्मी पापा को बोलो। आज सुबह नाश्ते के टेबल पर क्या हुआ देखा मैंने? कैसे बेचारे शैलेश भैया का मूड खराब हो गया था। अब ऐसा मुंह भी मत बना लीजिए भाभी, घर की बहू का मुंह ऐसा उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको सलाह दे रही थी, मानना न मानना आपके ऊपर है। और गर्मी की भरी दोपहरी में इतने गरम गरम शब्द अपनी भाभी के सर पर मारकर प्रिया जी तो निकल जाती है रसोई से बाहर। किस घर में ब्याह कर आ गई मैं? यहाँ तो हर कोई मेरा दुश्मन बना बैठा है। मुझसे ऐसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। गीत अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। जब इस घर का रिश्ता ढूंढा था आपने मम्मी, तो क्या कहा था? बेटी अकेली बहू रहेगी, तू राज करेगी। एक ननद है जो चली जाएगी कल को, जेठानी भी नहीं, देवरानी भी नहीं। इससे अच्छा कोई जेठानी रह लेती मम्मी, जरा मैं उनसे दो बातें तो कर पाती। यहाँ तो क्या सास, क्या पति, क्या ननद, सभी मेरे जेठानी बने बैठे हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट नाइट भी मैंने अपने पति के साथ नहीं बिताई। दरवाजे पर ही मैंने उनका हाथ के पकड़ लिया, उन्होंने तो उसमें ही ड्रामा कर दिया था। अब आगे क्या ही उम्मीद रखूं मैं? सबको बहुत चिंता है अपनी इज्जत की, मानो लगता है जैसे मैं ही एक बेइज्जत हूं यहाँ। हमें भी कम सुनने नहीं मिला है बेटा, ससुराल चीज ही ऐसी होती है। हो सकता है उन लोगों का नेचर ही ऐसा हो। ऊपर से आजकल लड़कियां ना आती ही ससुराल में अपने सास ससुर पर चढ़ जाती है। अब उन्हें क्या पता कि तू ऐसी नहीं है, तुझ पर दबाव बनाकर रखने के लिए वो लोग ऐसी एक्टिंग कर रहे होंगे। शादी के बाद का वो पहला हफ्ता था और इस बात को अब 6 महीने हो चुके थे। रात को रसोई में 1 बजे तक झूठे बर्तन धोने के बाद गीत अपने कमरे में सो रही थी कि सुबह 5 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। नींद में गीत दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है? भैरव दरवाजे पर है। इतनी देरी से सोते ही क्यों हो तुम लोग, जो सुबह सूरज निकल आता है और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता? दरवाजे पर सासों को तो इस तरह से आते तो देखा था, पर मेरी किस्मत देखो भगवान, जो ससुर तक आकर जगा देते हैं। गीत फौरन तैयार होकर काम पर लग जाती है। सुबह दुकान जाने के वक्त एक सामान जगह पर नहीं रखा जाता इस औरत से। कहाँ हो गीत तुम? मेरी व्हाइट शर्ट निकाल कर दो, मुझे दुकान निकलना है, बहुत जरूरी पार्टी आने वाली है। अरे कहाँ हो? शैलेश की आवाज सुनकर भागती हुई गीत रसोई से बाहर आती है। यही लक्षण है इस घर की बहू के। शादी को 6 महीने हो गए पर अभी तक इन्हें तौर तरीके समझ में नहीं आए। कौन सी बहू अपने ससुर जी के सामने इस तरह से भागा दौड़ी मचाती है? और अब तक चुप रही गीत बोल पड़ती है। बात बोलिए ससुर जी आपने। यहाँ जब ससुर ससुर जैसे काम नहीं कर रहा तो बहू कायदे में कैसे रह सकती है? कौन सा ससुर अपनी बहू के कमरे के बाहर आकर दरवाजा पीटता है? प्राइवेसी के नाम की तो कोई चीज ही नहीं मिलती मुझे इस घर में। आए दिन मम्मी जी आप किसी न किसी को पकड़कर यही कहती रहती है, मेरी बहू किसी काम की नहीं। अभी तक इसने मुझे गुड न्यूज नहीं दिया, तो कैसे दूं मैं गुड न्यूज? हाँ, गुड क्या है आपका बेटा? और न्यूज देने के लिए पति पत्नी को साथ में बैठना पड़ता है। पर यहाँ तो मेरा पति मेरी जेठानी बनकर दिन भर मेरी कमियां निकालता रहता है। ननद ऐसी जो खुद दिन भर बिस्तर तोड़ती है और लड़के छाटती है, और छाटे भी क्यों ना, जब काम वाली जैसी भाभी मिल गई हो जो मुफ्त में बिस्तर तक आकर खाने की थाली पकड़वाती हो, तो कौन सी ननद शादी करके जाना चाहेगी? ये लो मम्मी और 2 छूट। जब पहली बार भाभी की हरकतों में तुमने बदलाव देखा था, उसी वक्त 2 तमाचा लगा दिया होता ना भैया, तो आज भाभी इस तरह पापा मम्मी की बेइज्जती ना कर रही होती। अच्छा, अब दिखाए मुझ पर कोई हाथ उठाकर, सबके होश ना ठिकाने लगा दिए तो मेरा नाम भी गीत नहीं। बहू की कहती है आप लोग काम वाली को हटवा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम बेटी लेकर आए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे? अरे तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं इस घर को छोड़ती हूँ। और ये क्या, गीत तो अपना सामान बांधकर घर से निकलने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर कमला दरवाजे तक जाती है। हाय राम, सोसाइटी वालों देखो कैसी बहू आ गई हमारे घर। सास बहू में तो नोक झोंक होती ही रहती है कमला, तेरी भी जुबान न कम नहीं है।
रोक लो अपनी बहू को। अगर ये चली गई ना तो शैलेश की दूसरी शादी इस जन्म में तो नहीं होने वाली। काम वाली 10,000 लेगी मम्मी, और अब तो खाना बनाने की तुम्हारी आदत भी छूट चुकी है। रोकने में ही फायदा है भाभी को। और अपना फायदा देखकर कमला और प्रिया गीत को रोक लेती है। पर गीत के इस रूप को देखने के बाद अब किसी को हिम्मत नहीं थी कि जबरदस्ती उस पर प्रेशर बनाए। गीत बहुत अच्छे घर की लड़की थी, इसलिए वो आज के बाद फिर कभी कोई जबान दराजी नहीं करती और सिर्फ बहू होने का अपना फर्ज निभाती चली जाती है। ये कहानी खासकर उन माँ बाप के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को 2 नजरों से देखा, जिन्होंने उन्हें अपना बच्चा नहीं बल्कि बेटा और बेटी समझकर पाला। जा गरिमा, बाजार से थोड़ा सामान ले आ, शाम को मेहमान आने वाले हैं। माँ, आप हर काम मुझसे ही क्यों बोलती हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ रही हूँ। माँ, एग्जाम है मेरी कल। तू ही बता किसको बोलूं? कौन है जो खाली है? भाई को बोलो, वो कौन सा कुछ कर रहा है? उसकी तो परीक्षा भी खत्म हो गई है। अरे वो बेचारा अभी तक पढ़ ही रहा था, अभी तो खाली हुआ है, उसे थोड़ा आराम करने दे। माँ, वो पढ़ नहीं रहा है, जरा देखो उसकी किताब के पीछे क्या है। गरिमा नाराज होते हुए बाहर चली जाती है। ये लड़की बस मुंह चलाना जानती है, हमेशा खुद को भाई की जगह देखती है। शाम को खाने की टेबल पर, ले बेटा थोड़ा और खा ले, कितना सूख गया है। माँ, अगर आपको इससे फुर्सत मिल जाए ना तो थोड़ा खाना अपनी बेटी की प्लेट में भी डाल दीजिए। अरे रुक जा, पहले तेरे भाई को देने दे, तुझे तो सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है। आपको देखकर तो ऐसा लगता है ना माँ कि आप सारा खाना उसे ही दे देंगी। तुझसे रुकने को बोला ना, पहले उसको दे देने दे, वो तेरा भाई है, कितनी मेहनत करता है वो। वैसे भी तुझे साफ साफ बोलता हूँ। माँ, बस इतना ही दो, मैं और नहीं खा पाऊंगा। खा ले, तू रात को देर तक पढ़ता है, तुझे खाने की जरूरत है। हाँ बेटा, इतनी देर तक मत पढ़ा कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। देख तो आंखों के नीचे कैसे गड्ढे पड़ गए हैं। हाँ, और एक इसको देख लो, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं। अरे अपने भाई से कुछ सीख, कितना पढ़ता है, देख लेना एक दिन ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। पापा, पढ़ती तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको अपने बेटे से फुर्सत हो ना, तभी तो मैं दिखाई दूंगी। पर कोई बात नहीं है पापा, अब तो मेरी आदत हो गई है। बस मुंह चलवा लो, बात तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन काम न काज की दुश्मन अनाज की। इस बार इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, इसकी तो फिर शादी करवा देंगे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है, बेटे की शादी हो जाती है। देख गरिमा, तेरी भाभी आ गई है, तुझे कितनी बार बोला है शादी कर ले। अब घर में भाभी के साथ बनाकर रखना तेरे बस की बात है नहीं। पर माँ, मैं क्या बोल रही हूँ उन्हें? चुपचाप नौकरी करती हूँ, घर का काम करती हूँ। नहीं, या तो शादी करो या तो घर से निकलकर कहीं और रहो। मेरे बेटे बहू को तेरे कारण प्रॉब्लम हो, ये मैं नहीं देख सकता हूँ। बस अब क्या था, गरिमा घर की शांति के लिए अलग रहना शुरू कर देती है। माँ, दीदी को घर से निकालकर सही नहीं किया, कम से कम काम में कितनी मदद हो जाती थी। फिर मुझे समझती भी थी वो, पर छोड़ ना तू, ये ले बैग और लिस्ट, और आते समय ये सारा सामान ले आना। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ना कि सब्जी मंडी। पता नहीं आप लोगों के अंदर एटिकेट्स कब आएंगे। हाँ बहू, मुझे पता है, तभी बोल रही हूँ। जब वहां से आओगी तो बाजार होते हुए आना और ये सारा सामान ले आना।
और पता नहीं ये क्या होता है मुआ एटिकेट्स। रहने दो, खैर लाओ झोला, ले आऊंगी। शाम को, ये लीजिए मम्मी जी, एक बार देख लीजिए, जो जो आपने मंगवाया था वो आ गया है ना। बहू, ये तो क्या ले आई, मैंने तो ये मंगवाया ही नहीं था। और हाँ, ये सब्जी कितनी गंदी है। अरे बहू, सब्जी देख कर तो लाती। ओ मम्मी जी, मैं क्या बताऊं, वहां बहुत भीड़ थी और मैं ना बहुत थक गई हूँ। मैं इससे ज्यादा और कोई काम नहीं कर सकती। माँ, रहने भी दो। अब तो जानती ही हो उसे ऐसे काम करना नहीं आता, तो आप उससे मत बोला कीजिए। बेटा, तो बहू को सीखना चाहिए। अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? और आगे चलकर बच्चे होंगे तो उसका ख्याल कैसे रख पाएगी बहू? माँ, अब आप फिर से शुरू हो गई। उफ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मम्मी जी, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप कहीं और जाकर रह सकती हैं। बहू, ये तू क्या बोल रही है? वो तेरी सास है, तू उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो पापा, वो भी मेरी बीवी है, आप लोग भी उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब यही बात सुनने रह गया है अपने बेटे बहू के मुंह से। तुझे बचपन से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, किस लिए? ताकि तू एक दिन हमें घर से निकाल दे। माँ, मैंने निकलने की बात तो की ही नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ इतनी ही परेशानी है तो मैं आपको जाने से रोकूंगा भी नहीं। देखा जी, ये क्या बोल रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हमारा ही बेटा है। मम्मी जी, मैं ना आपके ये रोज रोज के ड्रामा से परेशान हो चुकी हूँ। आप ये कैसे कर लेती हैं? रोज रोज घर से जाने की धमकी देती है, लेकिन आप कभी जाती तो नहीं है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से गरिमा ने भी घर छोड़ दिया होगा, वो भी परेशान हो गई होगी आपसे। हाँ, आपने उसे भी तो नहीं जीने दिया होगा। माँ बाप ये बात सुनकर कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह हम इस घर से जा रहे हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप अभी तक रात की बात को लेकर बैठी है। बेटा, जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में रहकर भी क्या फायदा? बेइज्जती सुनने से अच्छा है हम कहीं और जाकर शांति से इज्जत की रोटी खाए। पापा जी, यहाँ किसने आपकी बेइज्जती की? वो तो कल मम्मी जी का कुछ ज्यादा ही हो गया था इसलिए, नहीं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा बहू, तो तेरा क्या मतलब था? घर से जाने की धमकी देती हूँ, कभी जाती नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तू हमें इस घर से निकालना चाहती है। मम्मी जी, मैं आपको निकालना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं। अब आप खुद ही सोचिए, मुझे और इनको कितने काम होते हैं, ऊपर से आप लोग यहाँ रहते हैं तो हमारे लिए टेंशन और बढ़ जाती है। हाँ माँ, ये सही बोल रही है। और देखिए, उस वजह से कितने झगड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है आपको और पापा को वापस गांव चले जाना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी हम आपका ही ख्याल रखते रहें, हमें अपने भी बहुत काम होते हैं। इतने में बेटी आती है और सब बात सुन लेती है। भाई, ये तो क्या बोल रहा है? और माँ पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही इनको समझाओ। अब ये हम लोगों के साथ रहते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, तो बस हम इतना बोल रहे हैं कि अगर ये कहीं और जाकर रहे तो। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? इस उम्र में ये लोग कहाँ जाकर रहेंगे? और भाई, तुम भी इन्हें जाने दे रहे हो? तो और मैं क्या करूं? मैं थक गया हूं माँ के रोज रोज के झगड़ों से। इससे तो बढ़िया यही होगा कि ये यहाँ से चले जाए। मुझे नहीं पता था, जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा उस दिन तू हमें ही हमारे घर से निकाल देगा। बेटा, तुझ पर बड़ा फक्र था मुझे, लेकिन तू अब यहाँ खड़े खड़े मुझे और बेइज्जती नहीं सुननी। चलिए जी, यहाँ से चलिए।
लेकिन हम जाएंगे कहाँ? इस नए शहर में हम किसी को जानते भी नहीं। मुझे भी नहीं। चलिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए। मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम 3 लोग आराम से रह सकते हैं। तेरे घर? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? चलिए, अब यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत कीजिए, इससे मेरी भी परेशानी खत्म हुई। कैसी परेशानी? मुझे आपसे मिलने यहाँ नहीं आना होगा। बेटी माँ बाप को अपने घर ले जाती है और माँ बाप को उस वक्त पछतावा होता है और वो बेटी से माफी मांगते हैं।